हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम एचडी यादव मैथ से ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी लोग अगर नए देख रहे हैं तो मैं बता दूं, एचडी यादव मैथ्स जो है वो आर एस अग्रवाल की तरह एक बुक है। उसका पूरा सॉल्यूशन जो है वो मैं करवा रहा हूं और इसमें बिना किसी क्वेश्चंस को स्किप किए। तो ज्योमेट्री पूरा समझना है। देखो, मैंने मेंसुरेशन करवा दिया है 3D में, वो आप देख सकते हैं। उसका पूरा 3D 2D कंप्लीट करवा दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो आप देख सकते हैं। इसी के साथ आप ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा ताकि हर बच्चे को या हर स्टूडेंट्स को जो नया है बिल्कुल या जो पुराना है उसका कंसेप्ट क्लियर होता जाए। तो ये एचडी यादव मैथ्स का चैप्टर 26 है। इसमें लगभग 100 क्वेश्चंस हैं जो कि बिल्कुल बेसिक है, सिर्फ सर्कल पे बेस्ड, कोड पे बेस्ड और आर्क पे बेस्ड। ठीक है, तो ये पार्ट 1 रहेगा। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ लेते हैं सर्कल का। सर्कल के अंदर कोई भी 4 चीज होती है। एक आर्क होता है, एक कॉर्ड होती है, एक डायमीटर होता है, एक रेडियस होता है। मैं हिंदी में भी पढ़ाऊंगा, इंग्लिश में भी जहां तक हो सकेगा। ठीक है, आर्क मतलब होता है चाप। अब ये चाप क्या चीज है, देखो, अगर एक सर्कल है तो सर्कल के अंदर अगर सेंटर पॉइंट से लगा करके कोई भी दो रेडियस के, ये वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला जो एकदम कर्व्ड शेप में होता है, उसको कहते हैं चाप। तो ये होता है इसका चाप, सिर्फ ये वाला हिस्सा। ठीक है, अब इसके बाद बात करूंगा मैं कॉर्ड की। तो देखो, कॉर्ड क्या होती है, अगर ये एक सर्कल है तो सर्कल को कहीं से भी कोई अगर लाइंस काट देती है, जैसे कि एक ये वाली लाइन काट गई, ये इसका सेंटर पॉइंट है, तो यहां से ये काट गई या ये यहां से काट गई, ये सारी लाइंस क्या है, ये सारी लाइंस होती है इसकी कॉर्ड। कॉर्ड मतलब होता है जीवा, ये सारी इसकी जीवा है। और ये सेंटर पॉइंट से जो इसको काट गई, इस रेखा को भी क्या कहते हैं, जीवा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा उसकी क्या होती है, ये पूरा क्या होता है, इसका व्यास। तो सबसे बड़ी जीवा होती है उसका व्यास। तो ये क्वेश्चंस कई बार 1 नंबर में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स, तो आप इसको भी याद रख सकते हैं। डायमीटर वो होता है जो किसी वृत्त के अंदर सिर्फ सेंटर पॉइंट से गुजरता है। मतलब एक वो रेखा या एक वो चाप, एक वो जीवा जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है, उस पूरी चाप को क्या कहते हैं, उसका व्यास कहते हैं। और उस व्यास का ही आधा, इस व्यास का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा, तो ये भी रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। मतलब व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। ये है त्रिज्या। और डायमीटर को क्या कहते हैं, व्यास। और ये जो पूरा कर्व्ड शेप है ना, ये पूरा, इस पूरे गोल गोल हिस्से को क्या कहते हैं, इसकी परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि कहते हैं। तो हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, जो मैं इसका फार्मूला आपको बताऊं। अब इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है, आप अपने नोट्स बना लीजिए इन सब का। मैं लाइन से जितने भी सर्कल के कंसेप्ट होते हैं कंप्लीट, उसको मैं सारा आज कवर करने वाला हूं। तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी नंबर 1 या फिर आप कह सकते हैं रूल 1, तो इसके अंदर रूल 1 लिख लीजिए। रूल 1 ये होता है कि अगर एक, मान लो, सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, तो एक पॉइंट यहां पे होगा, एक पॉइंट यहां पे होगा। मान लो ये ए है, ये बी है, तो ये हिस्सा क्या कहलाता है, आपको मैंने अभी बताया, चाप कहलाता है, आर्क। ठीक है, तो ये आर्क के द्वारा अगर उसके परिधि पे बना एंगल, ये वाला एंगल, यहां से बने एंगल ये, और इसी के इन्हीं दो चाप द्वारा, ए और बी द्वारा, उसके सेंटर पे बनने वाला एंगल, ये हमेशा डबल होगा उसकी परिधि पे बने एंगल का। मतलब मैं अगर इसको डेफिनेशन के तौर पे लिखाऊं तो आप ऐसे लिखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण। देखो, मैं हर चीज लिख के नहीं बताऊंगा, मैं बोल रहा हूं। अगर आपको ये नोट करना है तो मैं बोल रहा हूं, वो आप बिल्कुल नोट करते जाइएगा, वीडियो रोक रोक के। मैं बोल रहा हूं वृत्त के केंद्र पे बना कोण जो कि 2 थीटा बना है, वो डबल होता है उसकी परिधि पे बने कोण का। मतलब वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण के, परिधि पे बना कोण का डबल होता है। ठीक है, अब ये ऐसा भी हो सकता है कि जीवा द्वारा, अब ये देखो, मैं यहां से लगा करके यहां तक एक सर्कल को काट दूं अगर, तो ये भी डेफिनेशन दूसरी बन गई अब, लेकिन चाप की जगह जीवा आ गया। अब कैसे डेफिनेशन बनेगी कि जीवा द्वारा केंद्र पर बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होता है। या जीवा की जगह चाप भी यूज कर सकते हैं कि चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का डबल होता है।
तो ये रूल नंबर 1 था, इसको आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारे क्वेश्चंस, अब मैं बाद में प्रॉपर्टी नहीं बताऊंगा, सिर्फ इसी वीडियो में कंप्लीट प्रॉपर्टी बता दूंगा इसकी। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर मान लो, हाँ इसी के अंदर समझना, इसी के अंदर मैं आगे बता रहा हूं, फिर उसके लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं है जो मैं बता रहा हूं। ये सर्कल है, अगर इसके इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, मतलब ये आर्क हो गया, ये इसका चाप हो गया, या फिर मैं कह सकता हूं इसको अगर इससे मिला दूं तो ये क्या होगा, इसकी जीवा। तो जीवा द्वारा या चाप द्वारा, बात वही है, ठीक है। इसको चाप कहेंगे, इस लाइन को जीवा कहेंगे। तो अगर जीवा द्वारा कहीं पर भी उसकी परिधि पे जितने भी एंगल बनते हैं, ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, ये हमेशा इसके केंद्र पे बने कोण के आधे ही होंगे, क्योंकि देखो सेंटर पे बना कोण डबल होता है इन सभी एंगल का, ये आप चीज जानते हैं ये सारे, ठीक है। तो इसी से एक प्रॉपर्टी बनती है कि किन्हीं भी चाप द्वारा, दो चाप है, एक ए और बी, ये दो पॉइंट है, या त्रिज्या, इसके कह सकते हैं चाप द्वारा या इसकी जीवा द्वारा परिधि पे बना कोण, चाहे कितने भी कोण बनते हो, एक यहां बने, एक यहां बने, एक यहां बने, ठीक है, ये सारे बराबर होते हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे कि बराबर त्रिज्या खंड के द्वारा, ये त्रिज्या खंड है, देखो त्रिज्या, मान लो अगर ये त्रिज्या है, ये यहां से लगा कर यहां तक ये त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या के द्वारा ये पूरा टुकड़ा क्या कहलाएगा, देखो समझना, ये एक सर्कल है, अगर मैंने मान लिया जीवा द्वारा, तो ये जीवा द्वारा, ये जीवा काट गई इसको, इस सर्कल को जीवा ने काट दिया, तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, जीवा ने काटा है, इसलिए यह हिस्सा कहलाएगा जीवा खंड, ठीक है, जीवा ने काटा है इसलिए क्या कहलाएगा, जीवा खंड। और अगर मान लो एक सर्कल है जिसकी ये रेडियस है और एक ये भी रेडियस है, तो अगर त्रिज्या ने इसको काटा है तो ये हिस्सा क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड, ठीक है। त्रिज्या द्वारा काटा गया हिस्सा त्रिज्या खंड कहलाता है, और जीवा द्वारा एक अलग हिस्सा कर दिया गया ये वाला उस सर्कल से, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, जीवा खंड। ओके, तो रूल नंबर 2 क्या, रूल नंबर 2 क्या है कि किसी भी चाप द्वारा उसकी परिधि पे बने कोण, चाहे कितने भी एंगल बनते हो, वो सारे बराबर होते हैं, ठीक है। ये दूसरी नंबर की प्रॉपर्टी थी। अब देखते हैं तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी, चलिए देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देखो एक सर्कल है, मान लो इसको मैंने यहां से काट दिया बीच में से ऐसे, तो फिर ये कैसे बनेगा, ऐसे, ये ऐसा ही बन गया आधा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पूरे सर्कल को हमने क्या कर दिया है, आधा कर दिया है, ठीक है। मतलब यहाँ पूरे सर्कल पे ये एंगल कौन सा बन रहा था, 180 डिग्री, ठीक है ना। देखो पूरे सर्कल पे ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। तो अगर इसके केंद्र पे बना कोण था एक्चुअली देखा जाए पूरे सर्कल के अंदर, तो अगर कोई चाप द्वारा बनता तो ये 180 डिग्री बनता पूरा, ठीक है। तो इसी के द्वारा इसकी परिधि पे बना एंगल क्या होता, इसका आधा होता, मतलब 90 डिग्री होता, ठीक है। तो यहाँ पे यही रूल फॉलो करेगा कि अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। अगर मैं मान लो इन दो चाप के द्वारा कोई भी एंगल बनाता हूं इसकी सरकमफ्रेंस पर, इसकी परिधि पे, है ना, तो अर्धवृत्त के द्वारा ये वाला एंगल बनेगा। सेमी सर्कल में बात कर रहा हूं, अर्धवृत्त में, पूरे वृत्त की बात नहीं कर रहा हूं। तो अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, मतलब समकोण होगा। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। रूल नंबर 3 समकोण है, ठीक है। चलो रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखो एक अगर सर्कल है, सर्कल के केंद्र से उसकी जीवा पे अगर कोई हमने एक लंब डाल दिया, ये वाला, ठीक है, ये O पॉइंट था इसका, एक AB जीवा थी, तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब इस जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब अगर ये पॉइंट मान लो आप C है, तो यहाँ पे AC बराबर होगा CB के। मतलब वृत्त के केंद्र से, मैं लिख देता हूं ताकि डेफिनेशन आप कंप्लीट नोट कर लें। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब
जीवा को समद्विभाजित, इक्वली बाइसेक्ट, है ना, दो बराबर भागों में मतलब समद्विभाजित करता है। ये रूल नंबर 4 था। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मान लो किसी सर्कल के अंदर एक अगर चतुर्भुज बनता है कुछ इस प्रकार का, कैसा भी बन सकता है ये, ठीक है, नेमिंग कर दें हम A B C D। तो पहली बात तो ये कि अगर किसी वृत्त के अंदर कोई भी चतुर्भुज बनता है तो उसे कहते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। क्या कहते हैं उसे? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज बनता है किसी भी वृत्त के अंदर बनने वाला चतुर्भुज, और उसके चारों कोणों को अगर हम जोड़ देंगे तो 360 डिग्री होगा। और यहाँ पे एंगल A और एंगल C, एंगल D और एंगल B, मतलब एंगल A और एंगल C, इन दोनों आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और एंगल C 180 डिग्री है, तो एंगल B और एंगल D भी कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये रूल नंबर 5। अब अगला लिखना रूल नंबर 6। सारे कंप्लीट करवा दूंगा, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं होगा। ठीक है, रूल नंबर 6। देखो रूल नंबर 6 एक्चुअली इसी से मिलता जुलता है, ये वाला जो मैंने करवाया है रूल नंबर 1 से। देखो क्या होगा, रूल नंबर 1 को मैं थोड़ा सा और डिफाइन करूंगा क्लियर। अगर ये सर्कल है तो सर्कल पे हम जानते हैं कि सर्कल की जीवा द्वारा बना कोण उसकी परिधि पे बने कोण का क्या होता है? केंद्र पे बना कोण डबल होगा उसकी परिधि पे बने एंगल का, ये थीटा होगा। ठीक है, तो मान लो अगर मैं इसी, देखो ये केंद्र पे बना कोण अगर 2 थीटा है तो मैं इसको नीचे इधर भी तो बढ़ा सकता हूं ना, जरूरी नहीं है वहीं बढ़ाऊं मैं, इसको मैं ऐसा भी बढ़ा सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर थीटा है तो ये यहाँ पे भी थीटा होगा। अगर केंद्र पे 2 थीटा है तो मैं कहीं पर भी बढ़ाऊं 2 थीटा होगा। मैं अगर नीचे भी बढ़ाऊंगा तो ये एंगल कितना होगा? तो ये एंगल अब ध्यान रखना है, अगर ऊपर बना रहा हूं ना मैं इस जीवा के ऊपर बना रहा हूं सारे एंगल तो थीटा होंगे, लेकिन अगर नीचे बना रहा हूं तो नीचे बनाने में ध्यान रखना, थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यहाँ मैं इसको इसलिए इसी को सामने रख के इसलिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में जल्दी से आएगा कि यहाँ पे अगर ये एंगल 2 थीटा है, समझना ये 2 थीटा है, तो ये इसका चाप है। ठीक है, ये इसका चाप है, तो यहां से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला। अब ये मेरे को एक बात बताओ, एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया इसके केंद्र से होता हुआ, केंद्र से कैसे हुआ? ये देखो अब यहाँ पे ये 2 थीटा था तो मैंने मान लिया है थीटा। अब ये अगर नाम दे दूं A B और ये C और ये D, तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। और हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण दिया है थीटा, तो दूसरा कोण कितना होगा? 180 माइनस थीटा, मतलब एंगल C कितना होगा यहाँ पे? 180 माइनस थीटा, क्योंकि एंगल A और एंगल C का जोड़ 180 होना चाहिए। तो अगर ये थीटा आ चुका है तो दूसरा एंगल क्या होगा? 180 में से गया थीटा, तो क्योंकि थीटा से थीटा कटेगा तो दोनों का जोड़ कितना आ गया? 180 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल C होगा 180 माइनस थीटा। ये चीज आपको पता होना चाहिए। रूल नंबर 6। अब देखते हैं रूल नंबर 6। तो देखो रूल नंबर 6 जो है वो रूल नंबर 4 का ही एक अपोजिट वर्ड है, या रूल नंबर 3 की बात करें अगर हम। ठीक है, रूल नंबर 3 से रिलेट करूंगा मैं इसको। देखना, रूल नंबर 3 पे हमने क्या पढ़ा था कि अर्धवृत्त पे बना कोण क्या होता है? समकोण होता है। ठीक है, तो अर्धवृत्त पे मान लो अगर ये पूरा सर्कल है और यहाँ पे इसका चाप जो है, मतलब उसका जो जीवा है वो यहाँ पे है, ये इसका सेंटर है, तो अर्धवृत्त के द्वारा, मतलब इस जीवा के द्वारा अगर यहाँ पे कोई एंगल बनता है तो आप समझ गए कि ये अर्धवृत्त के द्वारा ये जो बन रहा है एंगल, ये कितना होगा? 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। ठीक है, तो देखो एक चीज समझना है यहाँ पे, अगर ये सेंटर है इसका और ये पूरा इसका क्या है? व्यास है, तो ये क्या होगी? त्रिज्या। तो ये भी क्या होगी? त्रिज्या, क्योंकि परिधि से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहां से लगा करके देखो, ये भी तो इसका सरकमफ्रेंस है ना, मतलब ये भी इसकी परिधि जा रही है, इस वृत्त की परिधि यहां तक है। तो अगर मैं इस लाइन को यहां से जोड़ दूंगा
तो केंद्र से लगा करके परिधि तक की दूरी ये भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और जब भी ऐसा केस आता है कि अगर तीन त्रिज्याएं बराबर दी हो, तो अगर आपको ये नहीं भी दे एंगल, तो आपको पता चलना चाहिए कि ये एंगल 90 डिग्री का है, क्योंकि इसके आमने सामने के आजू बाजू सब कुछ एंगल जो है, सब कुछ जो रेडियस है वो सेम है। मतलब ये साइड इसके बराबर और यही साइड इसके बराबर, तीनों साइड्स बराबर हो तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा। रूल नंबर 3 का ही एक अपोजिट रूल है, ये ध्यान रखना। कई बार एंगल नहीं देगा और वो सीधा बोल देगा कि किसी वृत्त के जो अर्धवृत्त पे जो दो त्रिज्याएं हैं, अर्धवृत्त पे बनी त्रिज्या बराबर है, या नहीं देगा इसमें और सीधा बोल देगा ये 5 है तो ये वाला एंगल बताओ। तो आपको देखकर ही जज कर लेना है कि ये 5 है तो ये भी रेडियस है तो ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी। जब तीन केस बराबर तो ये एंगल अगर नहीं भी देगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये एंगल अगर पूछे कि एंगल सी बताओ कितना होगा तो 90 डिग्री का होगा। ये देखते ही आपके आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, रूल नंबर 7 की बात करते हैं। रूल नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो अगर एक सर्कल है, मान लो, देखो सेम है रूल नंबर 6 जो अभी हमने पढ़ा, चलो यही देख लेते हैं। रूल नंबर 6 को ही थोड़ा सा मैं समझाना चाहूंगा कि अगर ये देखना, समझना आप, इसका अगर केंद्र है, ठीक है, तो केंद्र से अगर मैं इसकी एक जीवा है ए बी, इसको सेंटर से मिला दूं, ठीक है, और इस पे एक लंब डाल दूं, तो मैंने आपको बताया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, ठीक है, ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, और ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ठीक है, तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी। कॉमन है ना ये, तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, तो ये वाला एंगल कितना होगा यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, क्योंकि एक हमने लंब डाला है और लंब हमेशा 90 डिग्री का होता है किसी भी साइड पे। तो ए बी पे जो ओ सी है ये लंब है, तो ठीक है, तो ए बी पर ओ सी लंब है ए बी पर, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ओ सी लंब है ए बी पर। ओके, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्योंकि इसकी दो साइड्स बराबर हो गई। कौन सी अगर इस त्रिभुज की हमें ये साइड अगर नहीं पता हो, ठीक है, अगर हम एक ही साइड बनाते हैं, समझना, मतलब हम इसकी ये जो जीवा है, तो अगर हमें ये वाली त्रिज्या पता है, ये वाली साइड अगर हमें दे दी है, पता है, ठीक है, और अगर हमें ये वाली साइड दे देगा कि ये रेडियस है उसकी, और ये वाली साइड भी दे देगा और ये रेडियस दे देगा, तो हम कह सकते हैं दो त्रिज्या, दो साइड्स बराबर है। अगर इस बड़े त्रिभुज में या छोटे त्रिभुज की अगर दो साइड्स बराबर है तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं, इसका हमने केस पढ़ लिया है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। अब ये तो हमने एक एक जीवा से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़े। अगर मान लो किसी सर्कल के अंदर दो जीवा आ गई, एक यहां आ गई और एक यहां आ गई, ठीक है, इस तरीके से आ गई, तो समझ लो एक ऐसे आ गई, है ना। तो अगर ये इसका सेंटर है तो इसकी सारी साइड्स मिला दो, ये इससे मिलेगा और ये इससे मिलेगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसकी नेमिंग करूँ तो ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि त्रिज्या द्वारा, मतलब इसकी जो त्रिज्या खंड है या कह सकते हैं जीवा द्वारा, ये सी डी जीवा है, तो सी डी जीवा से केंद्र पे बना कोण अगर ये थीटा है मान लो, तो ए बी द्वारा केंद्र पे बना कोण ये भी कितना होगा, थीटा होगा। ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है। इसका एक और केस आता है, इसको दूसरी तरीके से हम ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये सर्कल है हमें दिया है, तो एक इसका चाप ये है और एक इसका मतलब जीवा, सॉरी मैं कई बार बोलने में मिस्टेक कर देता हूं, ठीक है, आप ये चीज समझ सकते हैं, मैंने डिटेल में आपको शुरू में बता दी है। चाप की जगह त्रिज्या यूज कर सकता हूं मैं नाम में, तो मेरे से मिस्टेक हो सकती है, लेकिन आप समझते हैं कि इसे जीवा कहते हैं और ये वाला हिस्सा चाप होता है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो चलिए यहां देखना, ये अगर सेंटर है तो मैं अगर इसकी सारी साइड्स को मिला दूंगा, ये वाली यहां मिला दी तो ये वाली इसको टच करेगी, ये वाली यहां मिला दी तो ये वाली इसको टच करेगी, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, ये अगर इसकी जीवा है और ये भी अगर इसकी जीवा है, दोनों बराबर होती है हमेशा। अगर आमने सामने अगर दो जीवा दी है तो जीवा की लंबाई हमेशा बराबर होगी। अगर ये वाले एंगल बराबर है तो ये वाले एंगल तो बराबर है ही सही। आप जानते हैं कि जो जीवा द्वारा केंद्र पे बना कोण
एक दूसरी जीवा द्वारा उसी केंद्र पर बने कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में कैसे लिखवाऊंगा आप ऐसे समझना। यहाँ पे इसका नाम एबीसीडी हमने दे दिया है, तो देखना इसमें लिखना वृत्त की किन्हीं दो बराबर लंबाई की जीवा से, मतलब वृत्त की किन्हीं दो बराबर लंबाई की जीवा से केंद्र पे बनने वाले एंगल, ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सर्वांग सम त्रिभुज है, कॉन्ग्रेंट। ये चीजें में अभी त्रिभुज हमने नहीं पढ़ा है एक्चुअली, हमें सबसे पहले इस सर्कल को, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, इसके पहले हमें त्रिभुज पढ़ना था, लेकिन जो सीरियल से दिया हुआ है उस हिसाब से मैंने ये चैप्टर ले लिया है। ठीक है, तो ये फिर से डेफिनेशन बोल रहा हूं, इसको नोट करना कि वृत्त की किन्हीं दो बराबर, अगर बराबर दी है तो ही, ठीक है, बराबर होती नहीं है, ध्यान रखना, बराबर अगर दी है तो वृत्त की किन्हीं दो बराबर लंबाई की जीवा से अगर केंद्र पे बन रहा है एंगल तो वो बराबर होगा, क्योंकि ये त्रिभुज जो है दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं और इनके कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब अगर सीधा इसके एक लाइन में डेफिनेशन लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। चलिए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, रूल नंबर 8। देखिए रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 क्या कहता है कि अगर मान लो एक सर्कल है, सर्कल का कोई एक चाप है, या मान लो एक कोई इसके बाहर एक बिंदु है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है। ठीक है, तो पॉइंट से अगर इसकी एक जीवा काट दिया इसने पॉइंट ने, ठीक है, ये एक जीवा काट दी, मान लो P4 पॉइंट है ना, एक पॉइंट है, तो अगर ये AB एक जीवा से इसको प्रतिच्छेद करता है और यहीं से एक रेखा हमने अगर इसको स्पर्श करते हुए ऐसे डाल दी, देखो वृत्त को छू कर जाने वाली रेखा, मतलब स्पर्श करके जाने वाली रेखा क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा कहते हैं इसको। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो वृत्त के बाहर से आकर के वृत्त को काटती है उसे क्या कहते हैं, स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं सेकंड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है सेकंड की प्रॉपर्टी, कई बार क्वेश्चंस में यूज होगा कि प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी यूज करके इसका जो हमें एक साइड कोई सी भी पूछ लेगा वो बताना है। तो जब इस तरह का एक सर्कल बनता है, इसका नाम अगर मैं दे दूं, यहाँ पे ये टच कर रहा है, इसको स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे टचिंग पॉइंट है ये, मतलब टी से नाम दे दिया है इसको। ठीक है, टच कर रहा है ना, स्पर्श कर रहा है, तो टचिंग पॉइंट है टी। तो यहाँ से पी पॉइंट से अगर यहाँ पे टच कर रहा है टी, तो ये अगर ए बी इसकी क्या हो गई, जीवा हो गई, कॉर्ड हो गई। तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बनती है, वो होती है पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी टी स्क्वायर के। ये प्रॉपर्टी है रूल नंबर 8। ध्यान रखना कि एक जीवा अगर पॉइंट वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु P से एक उसकी जीवा पे कट करता है और दूसरा उसको स्पर्श करते हुए अगर बाहर निकल जाती है कोई रेखा, तो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बनती है, उसको कहते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर पी टी स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखो अब रूल नंबर 9 देखते हैं। अब रूल नंबर 8 पढ़ लिया, रूल नंबर 9 देखते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है, देखो अभी हमने पढ़ी सेकंड प्रॉपर्टी, अब पढ़ेंगे हम टेंजेंट प्रॉपर्टी। स्पर्श रेखा की ही है ये टेंजेंट प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, देखो वहां पे एक रेखा टच कर गई थी, यहाँ पे दो रेखाएं स्पर्श करेगी, इसलिए इसको टेंजेंट प्रॉपर्टी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अगर ये सर्कल बनाया हमने, तो यहाँ किसी बाहर वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से अगर उसको स्पर्श करते हुए दो रेखा गुजर जाती है, एक ऐसे और एक इसको ऐसे स्पर्श करके दूसरी रेखा गुजर गई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नाम अगर दे दूं मैं ए, ये पॉइंट यहाँ पे टच किया इसने बी, और यहाँ पे टच किया, इसका पॉइंट आ गया सी। ये वृत्त का केंद्र अगर ओ है, ठीक है, तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र तक की दूरी, ठीक है, अगर ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा है, ठीक है, और तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि ए बी बराबर होगा ए सी के। मतलब इस प्रॉपर्टी, अगर हम टेंजेंट प्रॉपर्टी की बात करें तो ए बी हमेशा बराबर होगा बी सी के, क्योंकि इसी पॉइंट से वृत्त के केंद्र को टच किया जा रहा है और इसी पॉइंट से इस वृत्त के केंद्र को वृत्त के बाह्य बिंदु को, मतलब वृत्त का जो परिधि है उसको टच कर रहा है, तो ये वाली दूरी बराबर होगी, क्योंकि केंद्र से इसकी दूरी भी बराबर है इसके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है
तो ये अगर त्रिभुज ए बी ओ की हम बात करेंगे तो ये पूरा एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल होगा थीटा का आधा और ये वाला भी एंगल होगा क्या, थीटा का आधा। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्री के बनेंगे दोनों एंगल, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्टी अगली पता होना चाहिए। तो अगर हम कह सकते हैं कि वृत्त के बाहर से हम किसी बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, तो दो रेखाएं खींच सकते हैं। वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त को स्पर्श करते हुए कितनी रेखा खींच सकते हैं, तो हम 2 रेखा खींच सकते हैं। इसके लिए प्रॉपर्टी रूल नंबर 9 ये था कि यहाँ पे अगर ये वृत्त के परिधि पे बना एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाह्य बिंदु से इसको अगर टच करके 2 रेखा गुजर रही है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री होंगे। मैं यहाँ पे प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्रूव करने के लिए काफी समय लगता है, ठीक है, और प्रूव करने इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अभी एमपी पुलिस की एग्जाम्स भी आ चुकी है, आपको पता है, मुझे उनकी भी वीडियोस कंप्लीट तैयार करना रहती है। तो मैं ये चीजें आपको प्रूव करके नहीं बता रहा हूँ, ये आपको नोट्स बना लेना है और आपको याद रख लेना है, ठीक है। तो ये रूल नंबर 9 था। अब रूल नंबर हम 10 देखेंगे। रूल नंबर 10 हमारा क्या कहता है, ठीक है। रूल नंबर 10 को हम डिटेल में समझेंगे। देखो रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 क्या कहता है, देखो अगर मान लो एक सर्कल है और सर्कल के अगर दो, मान लो एक रेखा, जैसे मान लो एक जीवा है, ठीक है, एक जीवा ऐसे इसको काट रही है, ये इसका सेंटर है, और एक जीवा इसको ऐसे काट गई, ये दोनों जीवा ही है। हर रेखा को कहते हैं, वृत्त के अंदर कोई भी एक रेखा ऐसे खींच दो, चाहे व्यास ही क्यों ना, उसको भी क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, ठीक है। तो ये एक जीवा है, इस जीवा ने इस जीवा को ऐसे काट लिया, ठीक है। अगर मैं इसका नाम दे दूं कि ये एक जीवा थी जो बड़ी वाली थी, बड़ी वाली नहीं, बराबर ही है, ठीक है, ए बी है ये, और ये एक जीवा थी जिसका नाम दे दिया मैंने सी डी। तो ए बी ने कट किया सी डी को, है ना। मतलब किसी वृत्त के अंदर दो जीवाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, तो हमेशा एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, है ना। तो एंगल ए बराबर, अगर मैं इसमें सर्कल ड्रॉ कर दूंगा तो एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल सी बराबर होगा एंगल बी के। ये प्रॉपर्टी है इसकी, ध्यान रखना, छोटी सी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूंगा तो ये दोनों त्रिभुज जो बनेंगे, मतलब मैं इसको अगर मिला दूं चाहे तो, देखो ये वाला, ठीक है, ये चाप हो गया इसका ये वाला हिस्सा चाप, इधर ये वाला चाप, तो ये क्या हो गई, इसकी जीवा हो गई। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक AOC और एक DOB, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, ये एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, यहाँ पे नहीं, मैंने गलत बना दिया था, ठीक है। यहाँ एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, मतलब अगर ये x है तो ये भी x होगा, और एंगल सी बराबर होगा एंगल बी के। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं इनकी साइड्स का रेशो। तो साइड का रेशो कितना आता है, देखो याद नहीं करना है, इसको समझना है। साइड का रेशो कितना होगा, देखो यहाँ पे एक चीज बताओ मेरे को, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये भी रेडियस होगी सेम, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि ये केंद्र से इसकी परिधि को टच कर रही है तो ये भी रेडियस होगी, ये भी टच कर रहा है ये भी रेडियस होगी, ये भी टच कर रहा है ये भी रेडियस होगी, ठीक है। दो साइड्स इसकी बराबर, दो साइड्स इसकी बराबर, ठीक है। तो ये त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की दो साइड्स बराबर है तो वो जो है वो एक समबाहु त्रिभुज बनता है, क्योंकि दो साइड्स बराबर है तो तीसरी अपने आप बराबर हो जाती है, ठीक है। ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा। सारे एंगल्स बराबर हो गए इनके, ठीक है, बराबर नहीं हो गए सारे एंगल्स में। ये प्रॉपर्टी कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री, ये 65 है तो ये 65, और ये बीच वाला 90 है तो ये भी 90 होगा, जो भी हो एंगल, मतलब बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज हो गए, समरूप त्रिभुज हो गए, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है कि साइड्स का रेशो बराबर होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा कि OA, ठीक है, मैं ये सारी चीजें मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर पता चलता जाए क्या करा है मैंने ये बीच में, यहाँ पे, ठीक है। तो ये OA, ये O से लगा करके A तक का रेशो OA, और यहां से लगा करके D तक का रेशो, ये वाली साइड इस वाली साइड्स के रेशो के बराबर है, OA अपॉन OD, ठीक है, बराबर OC अपॉन OB, OC अपॉन OB। ये साइड्स का रेशो हमेशा बराबर होगा इनका, ठीक है। अगर मैं इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो OA इंटू OB
बराबर होगा OC इंटू OD के। ठीक है, कई बार आपको बुक वाला P पॉइंट करके देगा इसको, तो हमेशा इसकी प्रॉपर्टी फिर क्या होगी, O की जगह P आ जाएगा, मतलब PA इंटू PB बराबर होगा PC इंटू PD के। जो नाम दोगे वो आ जाएगा, मतलब कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, साइड्स का रेशो बराबर होगा, इस साइड का रेशो इसके बराबर और इस साइड का रेशो इसके बराबर। मैंने बराबर रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यही इक्वेशन बनी। देखो ये हमारी हो गई प्रॉपर्टी रूल नंबर 10। ओके, चलो रूल नंबर इसी प्रॉपर्टी को मैं दूसरे तरीके से बताऊं। रूल नंबर 10 हो गया ना, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 को मैं कैसे समझाऊंगा, अगर मान लो ये दोनों जो जो जीवा थी, ये तो वृत्त के बाहर अंदर थी, लेकिन कई बार क्या होगा कि अगर बाहर से कोई एक स्पर्श रेखा उसको काटती है, जिसे मान लिया जाए एक सर्कल है ये, है ना, अगर बाहर से किसी बिंदु को ये प्रतिच्छेद करती है, मतलब ये पॉइंट है, एक इसको ऐसे काट गई और एक इसको ऐसे काट गई, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ए, ये ए बी, ये एक जीवा हो गई ए बी, और इसका नाम दे दूंगा सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, तो यहाँ पे एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के। ठीक है, एंगल ए बराबर होगा एंगल डी के, और एंगल बी बराबर होगा एंगल सी के। ओके, अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एक चक्री चतुर्भुज बन गया, क्योंकि देखो सर्कल के अंदर एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है ए बी सी डी या ए सी डी बी, है ना। तो चक्री चतुर्भुज के अंदर हम जानते हैं कि आमने सामने के एंगल जो है वो क्या होते हैं, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल डी को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और एंगल बी और एंगल सी का जोड़ जो है वो 180 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं PAC, अगर इसका सेंटर पॉइंट मान लूं P या इसका, है ना, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं PAC की बात करूंगा, PAC और PBD की, ठीक है, तो यहाँ पे PAC और PBD के अगर हम बात करेंगे अंदर से, तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी होगी कि PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। सेम प्रॉपर्टी है लेकिन वृत्त के केंद्र से बाहर आ रही है अभी। ठीक है, तो PA इंटू PB, और सॉरी ये वृत्त का केंद्र O है, माफी चाहता हूं, और यहाँ पे पॉइंट ये P है। ठीक है, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। साइड्स का रेशो बराबर होगा, माफी चाहता हूँ मैंने गलत बता दिया, ये सेंटर पॉइंट O था, ये P बाहर से बिंदु है। ठीक है, तो PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, तो PA बराबर PB इंटू PC, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब हम देखेंगे इनके क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैं आपको हर एक प्रॉपर्टी आपको नोट कर लेना है, 11 प्रॉपर्टी से बाहर नहीं जाएगा। इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉपर्टी है, स्पर्श रेखाओं की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि कई बार सर्कल ए से टच करेगा, मतलब यहाँ पे अगर इसने टच कर लिया तो ऐसे टच करेगा, तो ये पहली प्रॉपर्टी है। ये एक तो ऐसे टच कर सकता है, दूसरा ऐसे टच कर सकता है, तीसरा ऐसे भी टच कर सकता है। तो इस केस के लिए 3 स्पर्श रेखा बनेगी। ठीक है, और केस बनेगा C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। ये चीजें हालांकि अभी इसका यूज नहीं है, जब क्वेश्चंस आएंगे ना इसके जैसे, ये बहुत देखो, मैथ्स जो है ना वो महासागर है। बाकी सब्जेक्ट अगर सागर है तो ये महासागर है, इसको तैर करके पार करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर सर्कल से रिलेटेड, तो अभी हमें उनका यूज नहीं है। जितने क्वेश्चंस अभी हम करेंगे वो मैंने 11 प्रॉपर्टी बताई है, उनसे रिलेटेड हो जाएंगे। इसके बाद अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे ही अगर एक भी क्वेश्चन आया तो मैं सारे समझा दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक है। एक तो ऐसे स्पर्श करता है, फिर अगर एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, तो एक ऐसे टच करेगा इसको। ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी, अगर एक सर्कल ऐसा है तो इनका एक अंदर से टच करेगा। इसके अंदर 6 से 7 प्रॉपर्टी है, मैं सारी बता दूंगा जब इनके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब हम देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ट्रिपलेट्स। ठीक है, ट्रिपलेट्स क्या होते हैं कि एक पाइथागोरस थ्योरम, जैसे पाइथागोरस थ्योरम होती है, ये हम जानते हैं, कर्ण होता है हाइपोटेनियस, ये लंब होता है परपेंडिकुलर, और ये होता है बेस, आधार कहते हैं जिसको हम।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये होती है। हम जानते हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसके बाद ये लंब और आधार कुछ भी हो सकती है। तो कुछ ट्रिपलेट्स है, जैसे कि एक 3 4 5 का एक जोड़ा बनता है, पेयर बनता है 3 4 5 का। इसका मतलब ये 5 जो है बड़ी भुजा है वो यहाँ आएगी, 3 और 4 कहीं भी आ सकती है। ऐसे ही होती है एक 5 12 13, एक होता है 7 24 25, और एक होता है 8 15 17। ये ट्रिपलेट है, इनको आपको रट लेना है, बिल्कुल रट लो, क्योंकि इस ये याद होंगे ना तो आप 2 से 3 सेकंड में आप आंसर बताओगे इन ज्योमेट्री के, जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं इनके। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रिपलेट्स करके लिख लो, ये 4 ट्रिपलेट्स होते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसी के बेस पर हम हर जगह पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। हम जहां पे कुछ वैल्यूज पॉइंट में दी होगी ना, वहां पे हम इसका यूज करेंगे, बाकी तो हर जगह हम ट्रिपलेट से ही सोल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चंस। कुछ वैल्यूज जो है वो ट्रिपलेट्स पे बेस्ड नहीं है, जैसे कोई साइड दे दी 3/2, कोई दे दी है 7/2, तो वहां पे ट्रिपलेट्स को हम यूज नहीं कर पाएंगे, वहां पे हमें फिर फार्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्वेश्चन। अब इसके मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं इसमें, मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो देखो एक त्रिज्या है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें दी है 5 सेंटीमीटर की। अभी बोल रहा है जीवा AB की माप याद कीजिए जबकि जीवा की केंद्र O से दूरी 4 है। देखो एक जीवा मान लो, मैंने यहां से यहां तक एक कॉर्ड खींच दी AB, जीवा की केंद्र से दूरी 4 है, मतलब ये वाली साइड हमें दी है 4, तो ये बोल रही है जीवा AB की लंबाई बताओ, ये पूरी लंबाई हमें बताना है। ठीक है, तो देखो एक वृत्त की त्रिज्या 5 है, इसका मतलब ये है कि ये अगर 5 है तो यहां से यहां तक की ये वाली साइड भी 5 होगी ना, क्योंकि केंद्र से लगा करके परिधि तक की दूरी क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या यहां से यहां तक 5 है, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, कहीं भी खींच दो इसको 5 ही होगी। ठीक है, मतलब मैं इन सबको हटा करके सीधा ये लिख सकता हूँ, ये अगर त्रिज्या 5 है तो ये इसकी वृत्त के केंद्र से इस जीवा तक की दूरी 4 है। तो अभी हमने देखा था एक ट्रिपलेट है, देखो सबसे पहला ट्रिपलेट 3 4 5 का, मतलब अगर कोई एक साइड दी है 5 एक साइड दी है 4, तो ये वाली साइड कितनी होगी? 3 होगी। और ये पूछ रहा है AB, मतलब जीवा AB की लंबाई बताओ, तो A से लगा करके B तक की। हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, एक 3 है तो ये भी 3 होगा, तो 3 और 3 पूरी A से लगा करके B तक की लेंथ कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर की। पूरी जीवा AB कितनी हो गई? 6, तो 6 हो गया हमारा आंसर। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन में बात करेंगे। दिए गए चित्र में 2 संकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं जीवाएं ABCD है। अगर एक बड़ा सर्कल है, उसके अंदर एक छोटा सर्कल है और इसका सेंटर पॉइंट O है, यहां से क्या करा है, एक ऐसी जीवा खींची हमने जो दोनों के लिए जीवा का काम कर रही है, मतलब यहां से केंद्र से हमने यहाँ पे एक लंब डाला तो ये बराबर भागों में बट गई। और ये बड़े वृत्त की बात करें हम तो उसका भी जो है वो, मतलब यहां से जो जीवा है वो बराबर 2 भागों में बट गई। A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है P, जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहा, मतलब इस पे गिर रहा है ये लंब है ना, और यहाँ पे है ये D, और यहाँ पे है B। अब मेरे को एक चीज बताओ, छोटे वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, छोटे के अंदर देखना, तो छोटे वृत्त में क्या होगा? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, बड़े में समझो, पहले सबसे पहले बड़े में समझो। ये बोल रहा है कि AC बराबर 2 है, मतलब ये वाली लेंथ अगर 2 दी है तो समझना डीबी की लेंथ पूछी है, ये वाली लेंथ, तो जब भी ऐसे केस आए तो जितनी ये AC होगी उतनी ही डीबी होगी, मतलब 2 आंसर होगा। मैं प्रूव करके बताऊंगा, डू नॉट वरी, समझना इसको। देखो बड़े वृत्त में बात कर रहा हूं, बड़े वृत्त के अंदर O से लगा करके हमने इस जीवा पे जो लंब डाला तो ये 2 बराबर भागों में जीवा को बांट देगा, मतलब एक ये पूरी A से लगा करके P तक की, A से लगा करके P तक की, और एक लगाएगा P से लगा करके B तक की, ये दोनों बराबर जो है वो जीवाएं हो गई इसकी 2 बराबर। AP को मैं लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं AC प्लस CP। देखो AC और CP इन दोनों को जोड़ करके पूरा AP लिख सकता हूं। ऐसे ही देखना PB को मैं क्या लिख सकता हूं, P से लगा करके B तक की, यहां तक की दूरी,
PD प्लस DB, ये हो गया बराबर में PD प्लस DB, ठीक है, PD प्लस DB हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पे कि छोटे वृत्त के अंदर, अब देखना छोटे वृत्त के अंदर, मतलब मैं यहाँ पे बना दूं आपको, ये छोटा वृत्त है, ये इसका केंद्र O है, ये इसकी जीवा है, ये इसका पॉइंट O दिया हुआ है, ये C दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है और ये पॉइंट P है। तो अगर छोटे वृत्त के अंदर हमने जीवा पे डाला गया लंब है तो ये भी दो बराबर भागों में बांटेगा जीवा को, मतलब छोटे वृत्त के अंदर CP बराबर होगा PD के, तो CP बराबर है PD के, तो CP बराबर है PD के, मतलब इस PD की जगह में CP लिख सकता हूं ना, CP, ठीक है। अब देखो ये दोनों बराबर हो गए एक दूसरे के, हमें पता है AC कितना दिया है, देखो CP से प्लस का CP कट गया, तो AC दिया है 2, बराबर कितना आया DB, तो DB भी कितना आ गया 2, AC बराबर 2 दिया है ना क्वेश्चन में, देखो यदि AC बराबर 2 है तो DB बताओ, तो DB हमने अभी प्रूव कर लिया, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया हमारे सवाल का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 में क्या कह रहा है, किसी वृत्त की जीवा की माप 16 है, मैं तीसरा सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे, चौथा इधर करेंगे हम। किसी वृत्त की जीवा की माप 16 है, तो मान लो एक वृत्त है, उसकी ये जीवा है AB मान लो, जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी 6 है, यहां से लगा करके इसकी दूरी जो है वो 6 है, ठीक है, और इसकी जीवा 16 है। तो देखो वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, ये अगर पूरी 16 है तो आधी आधी हो जाएगी 8 की, ठीक है। तो ये बोल रहा है वृत्त का व्यास बताओ, तो पहले तो आप वृत्त की त्रिज्या निकाल लो, यहां से लगा करके ये इसकी रेडियस, तो हम जानते हैं एक ट्रिपलेट अभी हमने पढ़ा 3 4 5 का, एक ट्रिपलेट अभी हमने देखा, ठीक है। तो देखो 3 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 6, 4 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 8, ऐसे ही 5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा 10। समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, तो ये अगर 3 का डबल 6 है, ये 4 का डबल 8 है, तो ये अगला किसका होगा 5 का डबल 10 होगा, मतलब रेडियस इसकी 10 होगी। ये चीज पता चल गई आपको ट्रिपलेट से, पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना, ठीक है। ये बोल रहा है वृत्त का व्यास बताओ, तो देखो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी अगर ये त्रिज्या 10 है तो इसको आगे और बढ़ा दो तो ये भी 10 होगी, तो उसका पूरा व्यास कितना हो गया 10 और 10 20 सेंटीमीटर का इसका व्यास हो गया। बिना किसी दूसरी बड़ी झंझट के आपने सीधे से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। अब यहां समझना चौथे नंबर का क्वेश्चन, OM परपेंडिकुलर है AB पे, तो देखो मैं इसको थोड़ा बड़ा बना के बताऊंगा, ये वृत्त का केंद्र है O, एक जीवा है AB है ना, ये पॉइंट है इसका M जहां पे ये परपेंडिकुलर है, मतलब OM ये यहाँ पे गिर रहा है, तो ये डेफिनेटली अगर गिर रहा है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या 90 डिग्री का, है ना। और ये क्या बोल रहा है एक इस तरीके से और ये क्या है इसकी रेडियस है, सीधी सी बात है वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी रेडियस होगी, तो आप इसको उधर खींचो या आप उसको इससे मिला दो, ये भी रेडियस ही होगी। ये बोल रहा है OC बराबर 5 है, O से लगा करके C तक की दूरी, C कहां दिया ये पॉइंट, त्रिज्या OC बराबर 5 है, अच्छा त्रिज्या दी है OC बराबर 5, ठीक है। तो देखना AB बराबर 8 है, पहले तो ये पूरा आप देख लो 8 है, तो ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो 4 हो गई। हमें OM की माप बताना है, ये OM की ये वाली माप बताना है, और त्रिज्या कितनी दी है उसकी 5, तो ये त्रिज्या OA बात करो या OC बात कर लो, ये देखो इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पे पॉइंट M दे दिया तो ये C यहाँ नहीं आएगा, ये C यहाँ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि त्रिज्या उसी को कहेंगे। ये तो अगर O से लगा करके आप देखो यहाँ पे, अगर O से लगा करके C तक की दूरी देखोगे तो ये तो केंद्र से लगा करके चाप तक की दूरी हुई, तो OC त्रिज्या कैसे हो सकती है, त्रिज्या तभी होगी जब वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी नापेगा, यहां तक या यहां तक या यहां तक। तो सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, आपको मैंने सही समझा दिया ये कैसे बोल रहा है, एक्चुअली C यहां नहीं प्रिंट हुआ है, ये C यहां प्रिंट करना था, उसको गलत कर दिया उसने, ठीक है। तो देखो ये 4 है ये 5 है, तो ये डेफिनेटली 3 होगी, 3 4 5 एक ट्रिपलेट बनता है ना। तो ये पूछ रहा OM कितना होगा, O से लगा करके M तक की लेंथ हो गई 3, तो 3 सेंटीमीटर हो गया हमारा यहाँ पे आंसर इसका, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर का। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ये दिखता ही आंसर आ गया मेरे को। देखो ये 10 26 दिया है, तो एक ट्रिपलेट है 5 12 13 का। 5 का डबल एक साइड 10 है, 12 का डबल एक साइड 24 है, तो 13 का डबल एक साइड 26 होगी। डबल किया गया है, देखो 10 और 26 दिया है और 13 का डबल 36 कर दिया 26। तो 10 और 26 दिया है तो डेफिनेटली किसी साइड का डबल होगा 24। लेकिन अभी देखते ही आंसर नहीं लगाना है क्योंकि ऑप्शन में आंसर नहीं दिया है। ठीक है, हम समझते हैं पहले। ओ वृत्त का केंद्र है, तो एक सर्कल है, इसके अंदर एक जीवा है ए बी, एक लाइन ऐसे निकल रही है जहां पे इसका सेंटर पॉइंट ओ है और ये सी तक जा रही है। ए बी 10 दिया है, ये पूरा 10 है। ए सी 26 है, तो ए से लगा करके सी तक 26 है ये टोटल। हमें चाहिए ए बी की लेंथ, ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी। अच्छा, ए बी की वृत्त के केंद्र से दूरी, हमें ये वाली लेंथ चाहिए। तो देखो ये टोटल 26 है, इसका मतलब ये 13 13 होगी, और ये पूरी 10 है, इसका मतलब ये है कि ये 5 होगी, ये भी 5 होगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पे डाला गया लंब जीवा को समद्वि विभाजित करता है। ये 13, ये 5, ये कितनी होगी 12 होगी। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट है 5 12 13, तो 13 आ गया, 5 आ गया, तो ये कितनी बची 12 ही तो बची, तो 12 होगी ए बी की केंद्र से दूरी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। चलिए इसको थोड़ा रफ कर दूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। दो दो क्वेश्चंस लिए मैंने ताकि एक जैसे दिखे, आपको रिलेट करने में आसानी हो। अगर नई स्लाइड होती है तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, समझ नहीं पाते हम। निम्न चित्र में पीओबी वृत्त का एक व्यास है और पीएबी और क्यू वृत्त के बिंदु हैं। पीओबी वृत्त का व्यास है, देखो मैं बता देता हूं आपको। एक वृत्त है ये, ठीक है, यहां से अगर ये सेंटर से कोई लाइन गुजर रही है तो ये P और ये B हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट। और एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं हम, Q और ये A, ये 60 डिग्री है यहाँ पे, है ना। चलो इसको मिला देते हैं पहले। ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री दिया है ना, ए बी पी 60 डिग्री है, तो ए बी पी 60 डिग्री दिया है। अब समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये बोल रहा है पीओबी वृत्त का व्यास है। ये पीओबी वृत्त का व्यास है, तो समझना इसको मैं थोड़ा सा ही बनाता हूं, मतलब आधा ऐसे सेमी सर्कल बना रहा हूं मैं, देखना जहां पे ये सेंटर पॉइंट है O, ये P, ये B, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। और यहां पे कोई एक पॉइंट दिया है A, ओके, समझना। ये अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है, आपको बताया था मैंने, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सेमी सर्कल के द्वारा उसकी परिधि पे बना कोण 90 डिग्री का होता है। अर्धवृत्त पे बना कोण समकोण होता है। अब देखो मैं यहाँ पे समझाता ना शायद इस बड़े सर्कल में तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाते, लेकिन छोटे सर्कल में समझाया मैंने, क्योंकि मैं इसको अगर खड़ा कर दूंगा ऐसे, समझना ऐसे, तो इसके वृत्त की परिधि हो गई, मतलब ये P और ये B, सेंटर पॉइंट है इसका O, यहाँ पे कोई पॉइंट है A, मैं इसी सर्कल को, सेमी सर्कल को सीधा कर रहा हूँ, तो ये वाला एंगल अगर PB के द्वारा बना है तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त पे जो भी कोण बनेगा अर्धवृत्त की जो चाप द्वारा या उसकी जीवा द्वारा, वो समकोण होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे इस बड़े सर्कल में बात करूं तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। अब मैं बात कर रहा हूं PAB के अंदर, PAB त्रिभुज PAB के अंदर, PAB के अंदर देखना, एक एंगल 90 डिग्री का है, एक एंगल 60 डिग्री का। 90 और 60 कितना होगा, 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना बचा, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 60 है, तो बचा कितना 180 में से, अब और कितना बचा 30 बचा। ठीक है, तो ये कितना होगा 30 होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी फिर से समझना, जो प्रॉपर्टी मैंने यूज की है ना पिछले, बताई है पीछे, सारी उनका ही यूज होना है यहाँ पे। अब देखो ये PA हमने इस जीवा का यूज तो कर लिया, जो कि हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया इसके द्वारा। अब एक और जीवा है इसके अंदर AB भी तो एक जीवा है, देखो ये। अब AB जीवा के द्वारा मैंने क्या बताया था कि किसी भी जीवा के द्वारा उसकी परिधि पे चाहे 1000 एंगल बना दो आप, सब बराबर होते हैं।
नहीं समझ में आ रहा है ना? बता देता हूं। देखो, मैंने ये बताया था कि ये सर्कल है, इसके कोई भी एक पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी। इसके द्वारा आप यहां पे एंगल बनाओ, या आप यहां पे बनाओ, या आप यहां पे बनाओ, इन सभी एंगल्स का जो वैल्यू होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इस ए बी के द्वारा देखो, ए बी के द्वारा पहले पी पे बना 30 डिग्री एंगल, ये वाला एंगल इसी ए बी चाप द्वारा बना है ना, और इसी ए बी चाप द्वारा एक एंगल इस पे बना है क्यू पे। तो ये एंगल भी कितना, अगर ये 30 दिया है तो ये भी 30 तो होगा ना। ठीक है, तो ये पूछ रहा है बी क्यू ए बताओ, क्यू बीच वाली वैल्यू पूछता है हमेशा क्यू, तो क्यू कितना आ गया 30 डिग्री, तो इसका आंसर कितना आ गया 30 डिग्री का। देखो वही बेसिक बेसिक प्रॉपर्टीज है, मैं आपको समझा डिटेल में रहा हूं ताकि हर एक को समझ में आए। और सबसे ज्यादा जरूरी है वो 11-12 प्रॉपर्टी जो मैंने बताई है, 11-12 प्रॉपर्टी उनको रट लो, क्योंकि 100 क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, इसके बाद आपको किसी बुक, दुनिया की किसी बुक में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, वही प्रॉपर्टीज आएगी। अगर नई प्रॉपर्टी आएगी तो मैं बताऊंगा उसको, डोंट वरी। आपको एसएससी पास करना है इस बार, जो भी एग्जाम है आपका, जो ड्रीम है उसको आप अचीव करें, मैं यही चाहता हूं। तो सब बस आपको प्रॉपर्टीज याद रखना है सबसे पहले, इसके बाद मैं जो बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करते जाना है। देखो, निम्न चित्र में एबीसी 95 डिग्री है, तो मैं अपने हिसाब से बड़ा डायग्राम बनाऊंगा ताकि हर एक मोबाइल स्क्रीन पे भी दिखे। ठीक है, ये वाला एंगल दिया 95 डिग्री और क्वेश्चन में दिया ये वाला 35 डिग्री। ठीक है, तो ए बी सी 95 और डी ए सी 35, तो ए सी डी हमें सी की वैल्यू चाहिए, ए सी डी हमें ये वाला एंगल पता करना है। ठीक है, देखना अच्छा क्वेश्चन है। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है, देखो एबीसीडी चक्री चतुर्भुज बन रहा है एबीसीडी। ठीक है, तो एबीसीडी ए बी सी से डी, ये एक चक्री चतुर्भुज है, और चक्री चतुर्भुज के आमने सामने के कोण कितने होते हैं आप जानते हैं, आमने सामने के कोण का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये बी डी के बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। अगर बी, एंगल बी और एंगल डी का योग अगर 180 होता है, तो 180 में से हमने 95 तो प्राप्त कर लिया है। मतलब यहाँ पे अगर मैं एंगल डी की बात करूंगा तो वो होगा 85 डिग्री का, क्योंकि 95 में 85 जोड़ूंगा तभी तो आएगा ना 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 85 आएगा। चलो 85 निकाल लिया अब हमने। अब देखना, अगर हम बात करें ए सी डी की, त्रिभुज ए सी डी की, त्रिभुज ए सी डी की, तो ए सी डी में हमें दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक एंगल दिया 35, दूसरा एंगल दिया 85, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं हम। 5 और 5 कितना हो गया 10, 8 और 4 कितना हो गया 12। 180 डिग्री में से हमने ये दो एंगल निकाल लिए 120 डिग्री के, तो ये एंगल कितने डिग्री का बचा बताओ मेरे को, 60 डिग्री का बचा कि नहीं बचा। तो यही तो पूछ रहा था, देखो ए सी डी में सी पूछ रहा था, ए सी डी, तो ये ए से लगा करके सी, ये ए सी डी, ये वाला एंगल पूछा था, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 60 डिग्री का। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर।